बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the interconversion of the electrical energy into the chemical energy through some specific devices known as electrochemical cells। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरकन्वर्जन मीन के करंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है, और ये करंट जो है ये प्रोड्यूस पहले जो है वो उसके सोर्स पे डिपेंड करता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इसको इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस ऑर्डिनरी किसी डिवाइस से नहीं होगा, इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं जिनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। The device through which the chemical energy changes to the electrical energy is called the electrical cell or voltaic cell or galvanic cell। अब बाय द डेफिनेशन आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे अब वो जो हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी की बात की थी थ्रू स्पेसिफिक डिवाइसेस, तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि ऐसी डिवाइस के जिसके ज़रिए केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, तो इस डिवाइस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो कहेंगे, लेकिन इसका ख़ास नाम होगा जो कि क्या होगा, ये वोल्टिक सेल हो सकता है या इसी को गैल्वानिक सेल भी कहा जाता है। The change of the chemical energy to the electrical energy causes lowering of the free energy which appears as electrical energy and measured in terms of the EMF electromagnetic force। यानी ये जो गैल्वानिक सेल है या वोल्टिक सेल है, दोनों के अंदर फंक्शन एक ही होता है। वोल्टिक सेल के हैं या गैल्वानिक सेल के हैं, ये हमेशा कब यूज़ होंगे, जब हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन टू से वोल्टेज या गैल्वानिक सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होगा वो केमिकल होगा। उस केमिकल की वजह से केमिकल एनर्जी जो उस केमिकल से प्रोड्यूस होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तो है, लेकिन इस सेल्स का आप स्पेसिफिक नाम क्या हो जाएगा, गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। और चूँकि ये चेंज है एनर्जी केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो जिससे एनर्जी जो है फ्री एनर्जी लोअर हो जाती है, और ये डिवाइस जो है इसके अंदर इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है और मेजर किया जाता है इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये गैल्वानिक या वोल्टिक सेल कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल सी इसकी ये डायग्राम है, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेल्स हैं जिनको आपस में एक साल्ट ब्रिज ने मिलाया हुआ है। ये आप दरमियान में यू शेप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये ग्लास से बना हुआ होता है, ठीक है। और दोनों अलग अलग सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि डिप होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोड्स ये मेटल प्लेट्स को कहा जाता है, और जो बीच में लाइन वायर सी है ये सर्किट को शो कर रही है। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू जो है वो इसकी डिटेल में जाना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह गैल्वानिक या वोल्टिक सेल पे बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इस सेल के जो उलट सेल है, ऑपोजिट है। ये सेल तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन हम उस सेल की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी हो, चाहे वो गैल्वानिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि हमने एक्सप्लेन करनी है, जो कि हमें आनी चाहिए। हम आज इस वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये प्रोसेस किस वक्त होगा, जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा। तो उसका ये अपने नाम से ज़ाहिर हो गया कि हम जो अभी बात कर रहे थे सेल्स की, तो ये गैल्वानिक सेल में नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है।
इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड लेसिस मीन ब्रेक डाउन। अब यहाँ स्टूडेंट्स हमें एक पॉइंट समझना है कि इलेक्ट्रिकल करंट जब फ्लो करेगा तो ज़ाहिर है वो किसी सोल्यूशन में से फ्लो करेगा, और सोल्यूशन के अंदर लाजमी वो जो सोल्यूशन है उसमें कोई केमिकल ऐसा है कि जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि जब करंट पास हो तो उसके ऑपोजिट आयंस जो हैं वो ब्रेक्स हो जाएं। हम एक टर्म यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन। दोनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द ऑपोजिट आयन इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बाय द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन फॉर्म में जब होते हैं, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की फिर आगे दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये वो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं कि जब कभी इनको मोल्टन स्टेट में इनसे करंट पास किया जाए, ये ड्राई फॉर्म में और पिघली हुई फॉर्म में, और या कभी इन इलेक्ट्रोलाइट्स इन कंपाउंड्स का सोल्यूशन बना दिया जाए, एक्वस सोल्यूशन पानी में डिज़ोल्व करके इनका सोल्यूशन बना दिया जाए, और करंट पास करने की सूरत में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये बिल्कुल क्लियरली टू अपोजिट आयन में कन्वर्ट हो जाएं, तो हम इस प्रोसेस को डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स कि all the strong electrolytes, they may be acids, they may be bases, they may be salts, and they have the ionic bonding. केमिकल चेंजेस जो पैदा होंगी इस इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो से, उसके नतीजे में वो कैसे पैदा हो सकती हैं कि अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। अब यहाँ पे हमें अगर आप देखें तो पॉजिटिव आयन में कॉपर C2+2 है, Cu+2 है, और सल्फेट SO4-2। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो मुकम्मल तौर पर टूट गया है अपने बनाने वाले आयंस में, कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयन। SO4 को सल्फेट आयन कहते हैं। ये एक सॉल्ट था, ठीक है, और जैसे NaCl हमारे पास सॉल्ट होता है। जब करंट पास हुआ तो करंट की ताकत से ये जो पॉजिटिव आयन है कॉपर और नेगेटिव आयन है SO4 ये अलग हो गए हैं, और ये जा तो कहीं सकते नहीं हैं। ये सोल्यूशन के अंदर ये ब्लू कलर पानी कुछ होकर है, ये एक्वस सोल्यूशन था इस साल्ट का, इसके अंदर ये फिर एग्जिस्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये प्रोसेस है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस, और इसी को क्योंकि करंट पास करने की सूरत में ऑपोजिट आयंस बने हैं। अब ऑपोजिट आयंस का टूटना, ये जो कंपाउंड है ये आयंस में ब्रेकअप हो गया, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन भी कहते हैं, डिसोसिएशन भी कहते हैं। या मोल्टन आयनिक कंपाउंड लिए जाएं। अब मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को लें और उसको आप इतना हीट अप करें कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाके मेल्ट हो जाए। तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट, जब कभी आयनिक कंपाउंड्स लिए जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसी सॉलिड चीज़ का होता है, ठीक है। तो ड्राई फॉर्म में साल्ट्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ मिसाल है हमारे पास NaCl ड्राई फॉर्म में है, और NaCl के इस साल्ट से हम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं कि अगर हम इसको 801 डिग्री टेम्परेचर यानी 801 डिग्री टेम्परेचर पे हीट अप करें ड्राई फॉर्म में, खुश्क फॉर्म में इसी साल्ट NaCl को, तो वो नतीजे के तौर पर क्या हो जाएगा, अपोजिट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन टू से अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग थी जो कि टेम्परेचर हाई करने पे ब्रेक हो गया, और ये आयन जो हैं ये अब अपोजिट आयन में कन्वर्ट हो गए। यानी ये जो कंपाउंड था NaCl ये टूट गया पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। इसको मोल्टन आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब अगर इसमें से करंट पास किया जाए ना तो इसमें से करंट पास हो सकता है, ये प्रोसेस भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। अब सोडियम क्लोराइड जो है इसको ड्राई फॉर्म में मोल्टन स्टेट में ले लें, या इस सोडियम क्लोराइड को जो है वो एक्वस फॉर्म में ले लें। हमारे पास दो चीज़ें हमेशा ऑब्टेन होंगी, चाहे साल्ट NaCl है या कोई और है, ठीक है। वो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो आसानी के साथ ऑन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपोजिट आयंस में, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करें स्टूडेंट्स। What is difference between the electrolysis and ionization or dissociation? अब जैसे मैंने कहा ना,
आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। यानी आयंस का आयनिक कंपाउंड्स का आयंस में ब्रेकअप होना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करना ज़रूरी नहीं होता। जब कभी आप घरों में देखें जो आम साल्ट है, टेबल सॉल्ट नमक जो है ना NaCl, उसको आप पानी में डालें, उसको डिज़ोल्व कर लें। अब ग्लास आपके पास है, उसको भर लिया पानी से, उसमें आपने NaCl डाल दिया। उसमें आपने NaCl जब डाल दिया तो उसमें वो जो आपका मिक्सचर एक आ जाएगा, उसमें साल्ट पानी में हल हो गया। ये एक्चुअली क्या है? आयोनाइजेशन है, ये एक्चुअली डिसोसिएशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है। ये इलेक्ट्रोलिसिस कब होगा? जब आप इसी NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से करंट को पास करें और दो जो हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड यूज़ करें, तो प्रोसेस कंप्लीट तब होगा जब आप मेटल इलेक्ट्रोड्स यूज़ करें और करंट पास करें और अपोजिट आयन जो हैं वो सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये बाकायदा तौर पर अलग होकर अपनी पहली हालत में वापस आ जाएं। बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे और ये काम जिस सेल के थ्रू होगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाएगा। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। मैं क्या कह रही थी कि NaCl जो है इसको अगर हीटअप किया जाए ड्राई फॉर्म में तो ये मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके ये हमारे पास ऑपोजिट आयन के सूरत में एग्जिस्ट करता है। और इसी NaCl को अगर आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो भी ये आपको अपोजिट आयन में मिलेगा। कैटाइंस क्या होते हैं? ऑल द पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड द कैटाइंस, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होता है। एंड ऑल द नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड द एनायन, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स तो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। तो ये साइड बाय साइड अब आप देख सकते हैं कि दोनों आयंस जो हैं वो एक ही जगह मौजूद हैं। क्यों? कि सोडियम मेटल था। ये याद रखिए कि जो कैटाइंस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, वो हमेशा मेटल्स बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वहीं पे इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भी दूसरी पार्टी मौजूद होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। सोडियम कैटाइन है, क्लोरीन एनाइन है, और ये दोनों इस वक्त सॉल्यूशन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद हैं। अब चलते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की डिटेल की तरफ कि वाटर के अंदर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को जब घोल देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो वो आयोनाइजेशन होता है या वो डिसोसिएशन होता है, कि आयन ब्रेक्स अप हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोड्स की तरफ। हमारे पास अगर मैं दोबारा से अगर आप इस डायग्राम को देखें कि हमारे पास जो है वो मोल्टन आयनिक कोई कंपाउंड है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन मौजूद हैं, या वो कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसको हमने पानी में डिज़ोल्व कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव आयन मौजूद है। अब हमें इससे फ़ायदा कैसे होगा? अब इससे करंट कैसे, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगी? तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन को समझना होगा, ठीक है। आपके पास आयनिक कंपाउंड मौजूद है, वो वाटर में आपने डिज़ोल्व किया, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस की सूरत में आपको अपीयर हो गया, या आपने उसको मोल्टन स्टेट में मेल्ट कर लिया तो वो ऑपोजिट आयन में आपको ऑब्टेन हुआ। लेकिन अब इसके बाद का काम हम उससे कैसे लेंगे? आमतौर पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं ये मेटल प्लेट्स होती हैं, जो कि उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स का बना हुआ होता है, या वो मोल्टन स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर डिप किया जाता है, ठीक है, उनमें उसको डुबो दिया जाता है, सही है। तो ये आमतौर पर कॉपर के यूज़ किए जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? कॉपर जो होता है ये मेटल तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल है और ये आउटर ट्रांजिशन में आता है। Cu इसका केमिकल सिंबल है, और इसका जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत हायर होती है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता। अच्छा, अब इन दो मेटल प्लेट्स को जो है वो
एक सर्किट के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। बैटरी के 2 अपोज़िट टर्मिनल यूज़ किए जाते हैं, यानी इन सर्किट्स को इन प्लेट्स को जो है बैटरी के अपोज़िट टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और ये चार्ज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल करंट अब पास होने के लिए रेडी हो जाता है। हमें ये पता है जो मेटल्स होती हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक मॉडल है जिसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा जाता है और ये मेटालिक बॉन्ड के अंदर शो होता है। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो पीस ऑफ मेटल है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज किसको शो कर रहे हैं, न्यूक्लियस को। ये ब्लू कलर के चार्ज किसको शो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। यानी हर एक एटम जो है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल का जो एक पीस होता है उसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है, यानी आप इसी मेटल के पीस को किसी सेल के साथ सर्किट के साथ जोड़ दें तो करंट पास होने लगता है, मीन टू से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं। अच्छा, ये जो मेटल प्लेट्स हैं जिसका अभी मैंने जिक्र किया, जो कॉपर की बनी हुई होती हैं जर्नली, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये जब बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल से जोड़े जाते हैं, खुद इन इलेक्ट्रोड्स की आप देखें कोई भी चार्ज नहीं है इलेक्ट्रोड्स पे, लेकिन जब इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको साइन वाइट सी नज़र आ रही है, एक पैसेज सा है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये ऑपोजिटली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने घरों में देखा होगा ना कि आप किसी चीज़ का प्लग लगाते हैं तो आपके घरों में वो शू के अंदर 2 ही सुराख होते हैं, तो एक टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव को होल्ड करता है और एक नेगेटिव को करता है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया गया और आपके पास एक्वस सोल्यूशन में ऑपोजिट आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन गैदरिंग फैले हुए थे। अब आप ज़रा सोच के बताइए कि क्या सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ये जो मेटल की जो प्लेट्स हैं जिनको कॉपर कहा गया, ये ब्राउन कलर की जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये बैटरी के ऑपोजिट टर्मिनल से जुड़ी हुई हैं, ये डिप होती हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर ये क्या काम करेंगी, जब करंट पास होगा तो ऑपोजिट आयंस जो हैं ये अपने टर्मिनल्स पे जाएंगे, यानी सोडियम किस पे जाएगा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा नेगेटिव गिर जमा हो जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन में करंट पास करने के बाद जितने भी पॉजिटिव सोडियम थे वो नेगेटिव के गिर जमा हो जाएंगे और जितने भी नेगेटिव जो आयंस हैं वो पॉजिटिव के गिर जमा हो जाएंगे, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है ये ऑपोजिट टर्मिनल पे जमा हो जाएंगे। अब यहाँ एक और चीज़ देखना ज़रूरी है कि जब यहाँ पे क्लोरीन को देखें, सारे के सारे क्लोराइड आयन जो हैं पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब आप ज़रा सोच के बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया गया है, ऑब्वियसली NaCl इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया गया। वाटर के अंदर वो डिज़ोल्व हो गया मुकम्मल तौर पर, टूट गया अपने ऑपोजिट आयंस पे। लेकिन अब प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कैसे मुकम्मल होगा कि करंट पास हुआ सॉल्यूशन के अंदर, तो विदाउट करंट वो मौजूद थे आयंस में, लेकिन ऑन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो इन आयंस का अपने ऑपोजिट टर्मिनल पे जाना और फिर वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होना और अपनी पहली हालत पे वापस आना, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन जो है इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किसको शो कर रहा है कि क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन एक लिया था। अब यहाँ पे जब ये जाएगा तो क्लोरीन अपना वो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल को दे देगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन ऑक्सीडेशन। तो ये नेगेटिव चार्ज ने ऑक्सीडेशन की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट के थ्रू मूव करता हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे आएगा और यहाँ पे सोडियम मौजूद है। अब सोडियम वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने पॉजिटिव टर्मिनल पे लॉस दिए वो नेगेटिव टर्मिनल पे सर्किट के थ्रू मूव करता हुआ आ गए वो इलेक्ट्रॉन। तो उन इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होगा। सोडियम ने अपना दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस हुई। और चूंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस किया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स ये प्लेट्स भी हो सकती हैं,
ये वाइट्स भी हो सकती हैं, जैसे हमारे घरों में तारें होती हैं अक्सर। तो ये इनका हमेशा जो है वो 2 टर्मिनल्स के साथ ये जुड़ी हुई होंगी। अब बैटरी का वो सिरा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसे हम एनोड कहते हैं। और इस एनोड को जब आप डिप करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जब जमा हो जाएंगे तो उनको हम एनायन कहेंगे। इस चीज़ को याद रखने के लिए ऐसे कर लेना, दोनों यानी एनोड पे एनायन आएगा तो फिर कैथोड पे कैटायन आएगा। एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एनोड पे नेगेटिव चार्ज जमा होगा एनायन। इसी तरह कैथोड जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव साइड है। इस पे सारे के सारे कैटायन जमा होंगे यानी सोडियम आयन। ठीक है, इसको याद करना आसान है। एनोड पे एनायन आएंगे, कैथोड पे कैटायन आएंगे। एनोड पॉजिटिव है तो एनायन क्या है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना। और कैटायन पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ जाएंगे। तो अब हमने ये चीज़ समझ ली। इसको दोबारा देख लें कि जब एनायन एनोड पे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए सर्किट के थ्रू, या आप ऊपर देखिए, इस सर्किट के थ्रू मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसने की, एनायंस ने। रिडक्शन किसने की, कैटायंस ने। और ये जो प्रोसेस है ये थ्रू विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मुकम्मल हुआ। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपके लिए। और इस प्रोसेस में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हो, जो कि डिसोसिएट हो जाए आसानी से वाटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोड्स के बगैर ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में फिर कैटायंस और एनायंस जो हैं वो ऑपोजिट टर्मिनल पे जमा हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्लू कलर के ये इलेक्ट्रॉन ये किसने दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे क्लोरीन ने दिए। और ये किधर जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और वहाँ पे ये सोडियम इनको एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्यों जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। क्योंकि एनायन जो हैं ये सारे के सारे नेगेटिव आयन ये एनोड पे जमा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव आयन रिलीज़ करेंगे तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल ये एकदम से नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव टर्मिनल जो है उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में फ्रॉम हायर एरिया जो होगा चार्जेस का, उससे लेसर एरिया की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं डिफ्यूजन में, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बिल्कुल इस तरह इसको फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ। और इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो है मूवमेंट से वो जो हमारे पास हमने जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किया उसमें जब करंट पास हुआ तो उस करंट ने इस चीज़ को केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया। और इस प्रोसेस के लिए आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को 2 से 3 मरतबा सुनिए और इंशाल्लाह आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।